हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पढ़ा था और उसके बाद मैंने आपको सोलर सिस्टम भी पढ़ाया था, तो इसका हमने वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किया था। तो आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं और यहाँ पे टोटल 55 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से एसएससी सीएचएसएल 2024 का जो क्वेश्चन है इसको मैंने सबसे पहले रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा है कि ये एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन हैं। सीएचएसएल 2024 के एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से 22 या 23 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा जो एग्जाम हुए थे 2024 में, उनमें इनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। इसके अलावा हम सीपीयू, स्टेनो और एमटीएस के भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो टोटल आपके 55 क्वेश्चंस होंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आप ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे सबसे पहले आप देखिए ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो ये आप देख लीजिएगा क्लास। इस वीडियो को देखने से पहले क्लासेस को देख लीजिएगा, तब आपको सारी चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आएंगी और आप खुद क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Which of the following is one of the largest spiral galaxies? इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पाइरल गैलेक्सीज कौन सी है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, NGC 6872। ये लार्जेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी है। ये जो गैलेक्सी है NGC 6872, इसको कॉन्डोर गैलेक्सी भी कहते हैं। तो ये नाम आप याद रखेंगे। और अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो ये जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, इससे भी 5 टाइम्स बड़ा है, यानी 5 गुना ज़्यादा इसका साइज़ है। और इसका जो डिस्टेंस है वो 212 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये दूर है। क्वेश्चन में यहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपसे लार्जेस्ट लिख के भी पूछे तब भी यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ए डिस्टिंक्टिव क्रॉस शेप्ड कॉन्स्टिलेशन बेस्ट सीन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग द समर एंड फॉल मंथ अराउंड सितंबर इज। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्रॉस शेप का कॉन्स्टिलेशन कौन सा है जो समर के टाइम में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिखता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सिजनस कॉन्स्टिलेशन। इसको कहते हैं सिजनस द स्वान। अब ये जो कॉन्स्टिलेशंस हैं इसका भी हमने इमेज देखा था। यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिलेशन लिखा हुआ है इस पर आगे भी क्वेश्चन है, तो इसको हम वहीं पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज नॉट हैव ए रिंग अराउंड इट। यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा प्लैनेट ऐसा है जिसके किनारे रिंग नहीं है। अब ये जो प्लैनेट्स होते हैं ना, तो इनके किनारे ऐसे आपको छल्ले देखने को मिलेंगे, उसी को कहते हैं रिंग। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्लैनेट में रिंग नहीं देखने को मिलेगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, जो मरकरी है इसके किनारे रिंग नहीं देखने को मिलेगा। इसको आप याद भी रख सकते हैं, जिसको हम जोवियन प्लैनेट्स या फिर आउटर प्लैनेट्स कहते हैं, इनमें ही आपको रिंग देखने को मिलेगा। और जोवियन प्लैनेट में 4 प्लैनेट्स आते हैं। कौन कौन से? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अगर हम यहाँ पे बात करें इनर प्लैनेट्स की, तो इनर प्लैनेट्स में आपको रिंग्स देखने को नहीं मिलेंगी और उनमें आता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। तो ये जो 4 प्लैनेट हैं जो इनर प्लैनेट हैं, इनमें रिंग नहीं होगा। आउटर प्लैनेट जो होते हैं इनमें आपको रिंग देखने को मिलेगा। और ये जो मरकरी है ये इनर प्लैनेट है, तो यहाँ पे रिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following statements most accurately describes the planet Saturn? यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सैटर्न प्लैनेट को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है, इसके फीचर को बताता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इट इज ए गैस जायंट मेड अप मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड द डेंसिटी इज लेस दैन दैट ऑफ वाटर। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हमने जब प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो जोवियन प्लैनेट्स होते हैं ये एक तरीके से गैस जायंट और आइस जायंट होते हैं। अगर हम सैटर्न की बात करें तो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये होता है कि इनकी डेंसिटी वाटर से भी कम होती है। अब डेंसिटी वाटर से कम होने का मतलब ये होता है कि अगर आप सैटर्न प्लैनेट को वाटर में डाल देंगे, पानी में डाल देंगे, तो ये डूबेगा नहीं, ऐसे तैरेगा, फ्लोट करेगा। तो ये आपको याद रखना है, ये इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मून ऑफ जुपिटर। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से जुपिटर का मून कौन सा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जो सन होता है इसके किनारे किनारे हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, लेकिन प्लैनेट्स के किनारे भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिवॉल्व करती हैं, उनको हम कहते हैं सैटेलाइट या फिर मून। अगर ये नेचुरल है तो उसको मून कहेंगे और अगर आर्टिफिशियल है तो उसको सैटेलाइट कहते हैं। तो यहाँ पे जो जुपिटर के मून हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें से हमें 4 मून जो हैं उनको याद रखना होता है। एक उसमें आता है लो, यूरोपा, गैनीमेडी एंड कैलिस्टो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जुपिटर का मून कौन सा नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्राइटन जो है ये जुपिटर का मून नहीं है। जुपिटर के जो 4 मून्स हैं इनका आपको नाम बहुत अच्छे से याद रखना है, लो, यूरोपा, गैनीमेडी, कैलिस्टो। अगर हम यहाँ पे बात करें ट्राइटन की तो ये नेपच्यून का मून है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए डे ऑन डैश इज अप्रॉक्सीमेटली 16 आवर्स। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि रोटेशन पीरियड किसका 16 आवर्स होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपच्यून जो है ये एक रोटेशन करने में अपने एक्सिस पे 16 आवर्स लेता है। आप यहाँ से ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो दिन होता है एक दिन वो रोटेशन की वजह से बनता है, और अगर आपसे पूछा जाए जो ईयर होता है तो वो रिवोल्यूशन पीरियड होता है। सारे प्लैनेट्स का जो रोटेशन एंड रिवोल्यूशन पीरियड है वो मैंने आपको चार्ट के थ्रू बताया था जब हमने क्लास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज बाई फार द क्लोजेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट ऑर्बिटिंग एट ओनली 2.8 टाइम्स अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्लोजेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सीरिस जो है ये क्लोजेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट है। और ये है कहाँ पे, इसको आप याद रखेंगे, ये एस्टेरॉयड बेल्ट में लोकेटेड है। बाकी ये तीनों जो ड्वार्फ प्लैनेट हैं, मेक, प्लूटो एंड एरिस, ये लोकेटेड हैं क्यूपर बेल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्सा मेजर इज ए और एन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि उर्सा मेजर क्या है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ये एक कॉन्स्टिलेशन है। कॉन्स्टिलेशन क्या होते हैं, तो जो स्टार्स का ग्रुप होता है वो एक पैटर्न बनाता है नाइट स्काई में, उनके शेप के अकॉर्डिंग इनका नाम दिया जाता है, तो यही होते हैं कॉन्स्टिलेशन। उर्सा मेजर जो कॉन्स्टिलेशन है इसको सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोविश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन से प्लैनेट का एटमॉस्फेयर सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है, वहाँ पे थिक वाइट येलोविश क्लाउड्स हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, वीनस का। वीनस को अर्थ ट्विन कहते हैं। ये जो वीनस प्लैनेट है ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, इसको कहा जाता है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मून ऑफ जुपिटर। यहाँ पे आपसे पूछा है कि जुपिटर का मून कौन सा नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्राइटन जो है ये नेपच्यून का मून है, तो ये जुपिटर का मून नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, Who was the first to develop a mathematical predictive heliocentric model of the solar system? यहाँ पे आपसे पूछा है कि सोलर सिस्टम का हेलियोसेंट्रिक मॉडल किसने सबसे पहले डेवलप किया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, निकोलस कॉपरनिकस ने। हेलियोसेंट्रिक मॉडल का मतलब होता है कि इन्होंने ये बताया कि जो सन है वो सेंटर में है और उसके किनारे हैं सारे प्लैनेट, तो ये सबसे पहले बताया था निकोलस कॉपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। यहाँ पे आपसे पूछा है कि सबसे नज़दीक जो प्लैनेट है सन के वो कौन सा है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे पहले यहाँ पे आता है मरकरी। अगर हम यहाँ पे मान लें कि सन है, सबसे पहले यहाँ पे आएगा मरकरी, उसके बाद आता है वीनस, इसके बाद यहाँ पे आता है 3rd नंबर पे हमारा अर्थ, इसके बाद यहाँ पे आएगा मार्स, यहाँ पे आता है एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद आपको मिलेगा जुपिटर, यहाँ पे है सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, तो ये इनका ऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच एज ए सैटेलाइट
ऑर्बिटिंग द अर्थ दैट इज एट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि अगर कोई सैटेलाइट हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और वो जब सबसे दूरी पे होता है तब उसको क्या कहते हैं। ये चीज़ हमने डिस्कस किया है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाले वीडियो में। यहाँ पे इन्होंने अर्थ के रिस्पेक्ट में बात की है और अर्थ का जो सैटेलाइट होता है वो होता है मून। तो जब ये मून इलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ के चक्कर लगाता है तो एक टाइम ऐसा होता है कि ये दोनों बहुत ही पास में होते हैं और एक पॉइंट ऐसा आता है जब मून यहाँ पे आ जाता है तो ये अर्थ के बहुत ही दूर होता है। तो इन दोनों पॉइंट के अलग अलग नाम होते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा है कि जब बहुत दूर होगा तब इसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है अपोजी। अगर हम यहाँ पे इसी चीज़ को सन और अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये जो हमारा अर्थ है इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व करता है और एक पोजीशन ऐसी आती है कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, उसको पेरिहीलियन कहते हैं। और एक पोजीशन ऐसी आती है जब अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो उसको एपीहीलियन कहते हैं। तो ये जो हेलियो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है सन। तो सन और अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर आपसे डिस्टेंस पूछे तो एपीहीलियन और पेरिहीलियन आएगा, लेकिन अगर अर्थ और मून के रिस्पेक्ट में आपसे पूछेगा तो अपोजी और पेरिजी आएगा। ये इनमें डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिग डिपर इज एन एस्टेरिज्म फॉर्म्ड बाय द 7 ब्राइटेस्ट स्टार इन द कॉन्स्टिलेशन। यहाँ पे आपसे पूछा है कि बिग डिपर जो कॉन्स्टिलेशन होता है, जो 7 ब्राइटेस्ट स्टार से मिलके बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको कहते हैं उर्सा मेजर। अब यहाँ पे 7 स्टार लिखा हुआ है तो जो हमारा सप्तऋषि तारामंडल है उसमें 7 ब्राइटेस्ट स्टार होते हैं और यहाँ पे जो एस्टेरिज्म लिखा हुआ है इसका मतलब भी होता है कॉन्स्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉन्स्टिलेशन ऑफ द नॉर्दर्न स्काई easily recognized by a group of 5 bright stars forming a slightly irregular W shape is called। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नॉर्दर्न स्काई में एक कॉन्स्टिलेशन दिखता है जो कि 5 ब्राइट स्टार से मिलके बना होता है और वो स्लाइटली यानी इररेगुलर डब्लू शेप का होता है, तो उसका नाम क्या है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, वो होता है कैसियोपिया। और ये एकदम ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा ऐसे होता है डब्लू टाइप का, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इररेगुलर डब्लू, तो ये हो जाएगा कैसियोपिया। अगर आपसे पूछे कि क्रॉस शेप का कॉन्स्टिलेशन कौन सा होता है तो वो होता है सिजनस द स्वान। अगला क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम एंड ऑल्सो हैज द बिगेस्ट एंड ब्राइटेस्ट रिंग्स अराउंड इट। यहाँ पे आपसे पूछा है कि सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का जिसके किनारे आपको बिग और ब्राइट रिंग देखने को भी मिलेगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, सैटर्न। जुपिटर जो है ये हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है, सैटर्न जो है ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। अब अगर आपने क्लास देखा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सैटर्न के किनारे जो रिंग देखने को मिलते हैं इसको किसने डिस्कवर किया, और सैटर्न के रिंग के बीच में जो आपको एम्प्टी स्पेस देखने को मिलता है उसको किसने बताया था। ये दोनों चीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, डैश ऑब्लोंग ऑर्बिट्स ओवरलैप द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून। यहाँ पे ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छा है क्योंकि हमने जब क्लास किया था तो इसको डायरेक्ट डिस्कस नहीं किया था, लेकिन मैंने आपको एक इमेज दिखाया था और वहाँ पे बताया था कि एक ऐसा प्लैनेट है जो कि नेपच्यून के ऑर्बिट को ओवरलैप करता है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है और ये नेपच्यून के ऑर्बिट को ओवरलैप करता है। वहाँ पे मैंने आपको ये इमेज दिखाया था और आपको बताया था कि नेपच्यून प्लैनेट के बियॉन्ड आपको क्यूपर बेल्ट देखने को मिलेगा, और वहीं पे मैंने आपको ये समझाया था कि ये जो ऑर्बिट आपको दिख रहा है ये प्लूटो का है और ये नेपच्यून के ऑर्बिट को ओवरलैप करता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है CHSL 2024 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, द साइज ऑफ जुपिटर एंड मार्स इज सिमिलर। यहाँ पे कह रहे हैं कि जुपिटर और मार्स का साइज सिमिलर है,
तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जुपिटर लार्जेस्ट है। सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है मार्स इज द वार्मेस्ट प्लैनेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि मार्स जो है ये वार्मेस्ट प्लैनेट है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है, मार्स नहीं। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे द डेंसिटी ऑफ सैटर्न इज सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। ये बिल्कुल गलत है। सैटर्न की डेंसिटी जो है ये वाटर से भी कम है। एक पॉइंट आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा जो कि सीडीएस एनडीए में पूछा जाता है, अर्थ जो है इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा द साइज ऑफ अर्थ एंड वीनस इज ऑलमोस्ट सिमिलर। इसी वजह से इसको अर्थ ट्विन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्लैनेट सैटर्न इज ट्रू। यहाँ पे आपसे पूछा है कि सैटर्न के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये क्वेश्चन भी CHSL 2024 का ही है। इसके पहले सैटर्न के बारे में जो क्वेश्चन पूछा था उसका स्टेटमेंट अलग था। यहाँ पे लिखा हुआ है सैटर्न्स एनवायरनमेंट इज कंड्यूसिव टू लाइफ। यहाँ पे कह रहे हैं कि सैटर्न का एनवायरनमेंट ऐसा है कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, तो ऐसा है ही नहीं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे सैटर्न इज द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है सैटर्न इज ए मैसिव बॉल मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे कह रहे हैं कि सैटर्न जो है ये मोस्टली नाइट्रोजन से बना हुआ है। ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा क्योंकि सैटर्न जो है ये नाइट्रोजन का नहीं बना हुआ, ये बना हुआ है हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया से। फोर्थ यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये सही हो जाएगा सैटेलाइट्स लाइक एनसेलाडस एंड टाइटन ऑफ सैटर्न आर होम टू इंटरनल ओशियंस कुड पॉसिबली सपोर्ट लाइफ। तो यहाँ पे अगर आपने देखा है तो मैंने आपको बताया था कि जो टाइटन और एनसेलाडस हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट हैं सैटर्न के, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी सीडीएस एनडीए इन सब में पूछे जाते रहे हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि इनमें इंटरनल ओशियंस भी पाए जाते हैं जो कि लाइफ को पॉसिबली सपोर्ट कर सकते हैं, तो आपको अगर यहाँ पे इनके सैटेलाइट्स का नाम भी पता होता तब भी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, तो सैटेलाइट्स का नाम ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज नॉट हैव रिंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा प्लैनेट ऐसा है जिसकी रिंग नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। आपको याद रखना है कि जो जोवियन प्लैनेट्स या फिर आउटर प्लैनेट हैं केवल उन्हीं में आपको रिंग देखने को मिलेगा, जो भी इनर प्लैनेट है वहाँ पे आपको रिंग देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ए डैश इज ए क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इनसाइड ए गैलेक्सी। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस कौन सी चीज़ होती है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, नेबुला जो होता है ये डस्ट एंड गैसेस का क्लाउड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड नियरेस्ट स्टार टू अर्थ। यहाँ तक के जो भी क्वेश्चन हैं वो CHSL 2024 के क्वेश्चन हैं, और आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेकेंड नियरेस्ट स्टार टू अर्थ कौन सा है। यहाँ पे अगर आपसे नियरेस्ट स्टार पूछा जाता तो उसका आंसर होता सन, क्योंकि जो हमारा सन है ना ये भी एक स्टार है, तो अर्थ का नियरेस्ट स्टार हो जाएगा सन। क्वेश्चन में आपसे पूछा है सेकेंड नियरेस्ट स्टार कौन सा है, तो वो हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हु गेव द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। यहाँ पे आपसे पूछा है कि एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस किसने दिया था। ये स्टेनो 2024 का क्वेश्चन है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, एडविन हबल ने इसको दिया था। एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस में इन्होंने ये बताया था कि हमारा जो यूनिवर्स है ना वो एक्सपैंड कर रहा है, और वो हमें पता चलता है गैलेक्सीज के बीच के डिस्टेंस से। यानी ये जो गैलेक्सीज हैं इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है, तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है, यही बताया था इन्होंने। इसके बाद हम 2023 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2024 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, CHSL में पूछा गया था और वो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। यहाँ से हम करेंगे CHSL 2023 के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, in 1950 which Russian astronomer revised the nebular hypothesis proposing that the sun is surrounded by a solar nebula consisting mainly of hydrogen and helium as well as dust। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है
कि 1950 में किस रशियन एस्ट्रोनॉमर ने नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज किया था और उन्होंने ये बताया था कि जो सन है वो सोलर नेबुला से सराउंडेड है, घिरा हुआ है, और वो नेबुला बना हुआ है हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट का। तो ये बताया था ओटो ने। इनका जो प्रोनाउंसिएशन है आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द 2 स्मॉल मून्स ऑर्बिटिंग मार्स डिस्कवर्ड बाय अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एसएफ हॉल इन 1877। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि उन 2 छोटे छोटे मून्स का नाम क्या है जो कि मार्स का चक्कर लगाते हैं, उसका ऑर्बिट करते हैं, और इसको डिस्कवर किया था अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एसएफ हॉल ने 1877 में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, फोबोस एंड डिमोस। मार्स के केवल 2 ही मून हैं और वो हैं फोबोस एंड डिमोस। इसके अलावा क्वेश्चन से आप याद ये रखेंगे कि इनको डिस्कवर किया था एसएफ हॉल ने 1877 में, और ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे। अब एग्जाम में ना क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि फोबोस एंड डिमोस को किसने डिस्कवर किया, तो आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स यही कहेंगे कि ये क्वेश्चन बहुत टफ था, लेकिन टफ नहीं होगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अर्थ की रेडियस क्या है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 6371 किलोमीटर। अगर आपने क्लासेस देखा है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन बना पाएंगे बहुत ही आसानी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिलेशंस इज ऑल्सो कॉल्ड द हंटर। यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा कॉन्स्टिलेशन ऐसा है जिसको हंटर भी कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ओरायन द हंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग इज अनदर वर्ड फॉर यूनिवर्स। यहाँ पे आपसे पूछा है कि यूनिवर्स के लिए दूसरा वर्ड कौन सा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉस्मोस कहते हैं यूनिवर्स को। और अगर आपसे पूछे कि यूनिवर्स की स्टडी को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ईच ऑर्बिट ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टेक्स डैश मिनट्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है वो एक चक्कर लगाने में, ऑर्बिट करने में कितना मिनट लेता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 90 से लेके 93 मिनट्स इनको एक ऑर्बिट करने में लगता है। ये क्वेश्चन अलग था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इन अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच टाइम डज मार्स कंप्लीट वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। यहाँ पे आपसे पूछा है कि मार्स का रोटेशन पीरियड क्या है। रोटेशन का मतलब होता है अपनी ही एक्सिस पे ये एक चक्कर कब पूरा करते हैं, उन्हीं को कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो मार्स है और जो अर्थ है इनका रोटेशन पीरियड लगभग सेम होता है। तो हमारी अर्थ को एक रोटेशन करने में 24 आवर लगते हैं, यानी कि एक दिन लगता है। तो यही आंसर इसमें भी राइट होगा। एक दिन से थोड़ा घंटा ज़्यादा लगता है, लेकिन यहाँ पे आंसर ऑप्शन डी बनेगा। मार्स का रोटेशन पीरियड है 24.6 आवर्स, तो इसी को हम रफली 1 डे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्बिट्स डज द सैटेलाइट सर्कल अर्थ डायरेक्टली अबव द इक्वेटर। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग है और अच्छा है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि जो सैटेलाइट होते हैं जो अर्थ के लिए भेजे जाते हैं, तो वो इक्वेटर के ऊपर किस ऑर्बिट में इनका चक्कर लगाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ये अर्थ का चक्कर लगाते हैं। अब ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता क्या है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है ये एक तरीके का स्पेसिफिक अल्टीट्यूड है, और ये होता कितना है, तो ये होता है 35,786 किलोमीटर ऊपर। यही होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और यहीं पे जो सैटेलाइट होते हैं वो ऑर्बिट करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि सोलर इक्लिप्स का टाइप कौन सा नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पेनम्बरल जो है ये किसी भी तरीके का सोलर इक्लिप्स नहीं होता। हमने डिस्कस किया था कि जो अम्ब्रा है और पेनम्बरा है ये एक तरीके के डार्क एंड लाइट शैडो होते हैं जो कि सोलर या लूनर इक्लिप्स के टाइम पर बनते हैं। तो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ सोलर इक्लिप्स है वो 3 टाइप का होता है, एन्यूलर, पार्शियल एंड टोटल। पेनम्बरल जो है ये किसी भी तरीके का सोलर इक्लिप्स नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे,
द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट डैश मिनट्स। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि सन जो है वो अर्थ से कितने मिनट दूर है, यानी कि सन की लाइट अर्थ पे कितने टाइम पर पहुंचती है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 8.3 मिनट्स। इसको आप रफली कह सकते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे द एस्टेरॉयड बेल्ट लाइज बिटवीन विच टू प्लैनेट्स। यहाँ पे कहने की जो एस्टेरॉयड बेल्ट होता है ये किन दो प्लैनेट्स के बीच में होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी मार्स एंड जुपिटर। हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे होता है सन और इसके सबसे पास में होता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। यहाँ पे आता है एस्टेरॉयड बेल्ट, फिर उसके बाद आता है जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में आएगा ये एस्टेरॉयड बेल्ट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे इन अर्ली 610 who discovered with his newly telescope that Jupiter has 4 moon। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि जो जुपिटर के 4 मून्स हैं उनको किसने डिस्कवर किया था 1610 के टाइम पर। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको डिस्कवर किया था गैलीलियो गैलीलेई ने। जुपिटर के जो 4 इंपॉर्टेंट मून हैं वो है लो, यूरोपा, गैनीमेडी, कैलिस्टो। ईयर जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे Who was the first to accurately describe the ring of the Saturn as a disk around the planet in 1655। ये क्वेश्चन मैंने आपसे कमेंट करने को कहा था, लेकिन इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले किसने सैटर्न के रिंग को डिस्क्राइब किया था 1655 में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको डिस्कवर किया था क्रिश्चियन हाइगेंस ने। कैसिनी ने डिस्कवर किया था इनके बीच के गैप को। तो जो सैटर्न है इसके रिंग को डिस्कवर किया था क्रिश्चियन हाइगेंस ने, और ये जो रिंग्स हैं इनके बीच में कुछ गैप्स हैं उनको डिस्कवर करने का काम कैसिनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है द मून कंप्लीट्स डैश रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एज इट कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। यहाँ पे आपसे पूछा है कि मून 1 रोटेशन करने में कितना टाइम लेता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये उतना ही टाइम लेता है जितना कि रिवोल्यूशन करने में। यही रीज़न है कि मून का हमें केवल एक साइड ही विजिबल होता है, क्योंकि जितने टाइम में वो अर्थ का रिवोल्यूशन करता है उतने ही टाइम में वो रोटेशन भी कर लेता है। तो एक ही साइड हमें मून का हर बार दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बिग बैंग थ्योरी क्या बताता है, क्या एक्सप्लेन करता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को बताता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है ये कैसे बना। इसमें ये बताया गया था कि जो यूनिवर्स है वो सबसे पहले एक सिंगल पॉइंट पे एग्जिस्ट करता था, बाद में इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन हुआ और सारी चीज़ें निकल करके आई। तो ये हमें पता चलता है बिग बैंग थ्योरी से। और अगर आपसे पूछा जाए कि कब हुआ था ये, तो 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है What do you call the point in the orbit of the moon or a satellite at which it is nearest to Earth? अब ये क्वेश्चन देखिए 2021 में भी पूछा गया था, 2024 में भी पूछा गया। यहाँ पे आपसे नियरेस्ट वाला पूछा गया है और वहाँ पे आपसे पूछा गया था ग्रेटेस्ट डिस्टेंस वाला। मैंने आपको बताया कि अगर अर्थ है इसके किनारे जो चक्कर लगा रहा है हमारा मून, तो इनके बीच में कभी मिनिमम डिस्टेंस होगा और कभी मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे पूछा है कि अर्थ और मून के बीच में जब मिनिमम डिस्टेंस होगा, यानी कि अर्थ और मून जब नियरेस्ट होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे। तो ये जब पास पास होंगे तो उसको पेरिजी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं द अप्रॉक्सीमेट पीरियड बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव न्यू मून इज डैश डेज। यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 कंसेक्यूटिव नए मून के बीच का कितना डेज होता है, कितने दिन का गैप होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 29.5 डेज। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज द रेडियस ऑफ द मून। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मून का रेडियस कितना होगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 1.74 इंटू 10⁶ मीटर। अगर आपसे किलोमीटर में पूछे तो 1740 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स हो जाएगा, यहाँ पे मीटर में है। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग द फिनोमिनन ऑफ एपीहिलियन द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एपीहिलियन के टाइम पर
अर्थ और सन के बीच में अप्रॉक्सीमेट कितना डिस्टेंस होता है। अब ये एपीहीलियन और पेरीहीलियन क्या होता है इसको भी समझते हैं। यहाँ पे है सन और सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में हमारा जो अर्थ है ना वो चक्कर लगा रहा है। मान लीजिए अर्थ रिवॉल्व करते हुए इस पोजीशन पे आता है तो अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, यानी कि अर्थ और सन एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हैं, नियरेस्ट हैं। तो इस पोजीशन को हम कहते हैं पेरीहीलियन, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पास पास है यानी बहुत कम है, तो इसको कहेंगे पेरीहीलियन। और अगर मान लीजिए अर्थ रिवॉल्व करते हुए इस पोजीशन पे आती है तो यहाँ पे अर्थ और जो सन है इनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, बहुत ज़्यादा होगा, इसको हम कहते हैं एपीहीलियन। तो यहाँ पे वही आपसे पूछा है कि एपीहीलियन के टाइम पे इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, अप्रॉक्स आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 152 मिलियन किलोमीटर। यहीं से आपको पेरीहीलियन का भी डिस्टेंस याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पेरीहीलियन के टाइम पर इनके बीच का डिस्टेंस होता है 147 मिलियन किलोमीटर। यहाँ से आप याद रखेंगे कि पेरीहीलियन की कंडीशन बनती है 4 जनवरी को और एपीहीलियन की कंडीशन यहाँ पे होती है 3 जुलाई को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट प्लैनेट इज मेड ऑफ थिक वाइट एंड येलोविश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, 2024 में भी पूछा गया है कि कौन सा प्लैनेट ऐसा है जहाँ थिक वाइट एंड येलोविश क्लाउड पाए जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे आपसे पूछा है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, आउटर कोर। ये हमने नहीं पढ़ा है, इंटीरियर ऑफ अर्थ में इसको हम पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द प्रोसेस दैट मूव्स, एलिवेट्स और बिल्ड अप पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड। यहाँ पे कहने कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसके द्वारा जो अर्थ का क्रस्ट है ये एलिवेट होता है या कोई चीज यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उस प्रोसेस को डायस्ट्रॉफिज्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द बॉडीज ग्लोइंग इन द नाइट स्काई आर नोन एज डैश। यहाँ पे कह रहे हैं कि नाइट स्काई में जो ग्लोइंग चीजें आपको दिखती हैं आसमान में, उन ग्लोइंग बॉडीज को क्या कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, उसको कहा जाता है सेलेस्टियल बॉडीज, हिंदी में इसको कहते हैं आकाशीय पिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूसीफर इज द अनदर नेम फॉर द प्लैनेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा प्लैनेट ऐसा है जिसका दूसरा नाम लूसीफर है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, वीनस को लूसीफर के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी अलग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सीजीएल 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लैनेटरी साइंटिस्ट कॉल द थिन गैसियस इनवलप अराउंड द मून एज द। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्लैनेटरी साइंटिस्ट होते हैं तो मून के किनारे ये जो एटमॉस्फेयर होता है ना बाहर, बहुत ही पतला सा, उसको कहते क्या है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको कहेंगे लूनर एक्सोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिग्रीज डज द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 1 आवर। यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पे 1 घंटे में कितने डिग्री रोटेट करती है। ये चीज़ हमने डिस्कस किया था जब हमने जीएमटी को डिस्कस किया था कि टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। वहाँ पे बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी अर्थ होती है वो एक चक्कर लगाने में 24 आवर्स लेती है। एक चक्कर लगाने का मतलब 360 डिग्री घूम जाना, और इसको कवर करने में अर्थ को लगते हैं 24 आवर्स। यानी अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर यहाँ पे आएगा 15 डिग्री। तो हमारी जो अर्थ है वो 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। वही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अर्थ 1 घंटे में कितना रोटेट करती है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 डिग्री। और अगर आपसे पूछे कि 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है अर्थ को, तो 4 मिनट लगता है 1 डिग्री रोटेट करने पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इज द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से कौन सा रिलेटेड है।
यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार, प्लैनेट, मून। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। ये तीनों चीज ऐसी हैं जो कि नाइट स्काई में आपको दिख जाएंगी, तो ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट टाइम्स नॉट कंसीडर्ड टू बी अ प्लैनेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा इसमें से ऐसा है जिसको अभी प्लैनेट कंसीडर नहीं करते। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लूटो जो है इसको अभी प्लैनेट कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये है ड्वार्फ प्लैनेट। इसको प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया था 2006 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी ब्राइटेस्ट स्टार्स इन द कॉन्स्टिलेशन कॉल्ड द बियर मेड अप ऑफ। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिलेशन होता है जिसको बियर कहते हैं, इसमें कितने स्टार होते हैं। तो जो बिग बियर होता है ना, वो होता है सप्तऋषि तारामंडल, और ये 7 ब्राइटेस्ट स्टार से मिलके बना होता है। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, जियोइड इज द डैश ऑफ अर्थ। ये क्वेश्चन CHSL 2024 में ही पूछा गया है कि जियोइड है क्या। तो ये शेप ऑफ अर्थ है, यानी अर्थ का जो आकार है उसको जियोइड बोलते हैं, या फिर इसको ऑब्लेट स्फेरॉइड भी बोलते हैं। तो ये यूनिक शेप है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ए फ्लैट रिंग ऑफ स्मॉल आइसी बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट नेपच्यून इज कॉल्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक फ्लैट सा रिंग होता है, छोटी छोटी उसमें आइसी बॉडीज होती हैं जो कि सन के अराउंड ऑर्बिट करती हैं, लेकिन वो कहाँ पे पाई जाती हैं, नेपच्यून के बियॉन्ड, यानी नेपच्यून प्लैनेट के बाहर पाई जाती हैं। उनको क्या कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, उसको कहते हैं क्यूपर बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट जो होता है वो मार्स एंड जुपिटर के बीच में होगा, और नेपच्यून के बियॉन्ड आपको देखने को मिलेगा क्यूपर बेल्ट। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ए डिस्टिंक्टिव क्रॉस शेप्ड कॉन्स्टिलेशन बेस्ट सीन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग द समर एंड फॉल मंथ अराउंड सितंबर इज। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड है। क्रॉस शेप का कॉन्स्टिलेशन इन्होंने पूछा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सिजनस द स्वान। ये क्रॉस शेप का कॉन्स्टिलेशन है। यहाँ पे आपकी क्लास एंड होती है। इसमें हमने 55 क्वेश्चन किए हैं जो कि हमारा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड था। इसके अलावा 2 क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा थे जो कि हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ से भी डिस्कस किया। ये क्लास भी हम जल्दी ही पढ़ेंगे। अगर आपने क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट किया है तो आपका कितना स्कोर आया, ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।